भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक गुरुवार को राजधानी भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। डॉक्टर रागिनी नायक का कहना है कि भाजपा की चुनावी जीत लूट का लाइसेंस बन गई है, जिसके चलते लगातार पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सहित खाद्य सामग्री के दाम आसमान छू रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और अपने सवाल में जवाब भी लगभग खुद ही दे दिया। मैं समझती हूँ मेरी बड़ी बहन, अगर आप अपने दिल पर भी हाथ रखकर कहें तो आपको जरूर ये बात कहनी ही पड़ेगी कि महंगाई एक देशव्यापी समस्या है। महंगाई बहुत ही बुरी तरह से लोगों को प्रभावित कर रही है। महंगाई देश की जनता की बदहाली का बहुत बड़ा कारण है। और मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में भी यही बात कही कि भावनात्मक मुद्दों को, उन्मादी मुद्दों को चुनावी रैलियों के जरिए चुनाव की रणनीति का हिस्सा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार बहुत अच्छे से करता है। और इसीलिए ये होता है कि चुनाव के दौरान बात होगी पाकिस्तान की, हिंदू की, मुसलमान की, कब्रिस्तान की, शमशान की, और चुनाव के बाद बात करेंगे विकास की या तथाकथित विकास की। तो जनता के मुद्दे केवल एक चुनाव के नतीजे से समाप्त नहीं हो जाते। जनता अगर महंगाई से त्रस्त है, मैं समझती हूं कि ये विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, कांग्रेस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि निरंकुश सरकार पर और उनके द्वारा चलाई जा रही, बढ़ाई जा रही महंगाई पर अंकुश लगाने का काम करें, और वो हम लगातार करते रहेंगे। और जहां तक चुनावी हार और जीत का सवाल है, हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कोई चुनावी हार और कोई चुनावी जीत अंतिम नहीं होती। तो जनता के मुद्दों को उठाएंगे, जनता के लिए संघर्ष करेंगे, और मोदी सरकार को बहुत जल्दी, भाजपा सरकार को मध्य प्रदेश में, वो तो अगले साल ही चुनाव है, दरवाजा दिखाने का भी काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दोनों बात समझाती हूँ। माफ कीजिए, 4 बार मूल्य बढ़ाकर 9% की वृद्धि कर चुकी है और अभी फिर घोषणा की है कि बहुत जल्दी उनके कार्स की प्राइसिंग बढ़ने वाली है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी मोदी सरकार ने महंगा कर दिया है। इसी तरीके से टीवी, एसी, फ्रिज, एलईडी, मोबाइल, इन सब को बनाने के लिए जो एल्यूमिनियम अयाज और कॉन्सेंट्रेट की जरूरत होती है, उस पर भी 30% का इजाफा हो गया है। यानी कि ये सारी जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, ये सब महंगी हो गई। तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, मैं बस खत्म ही कर रही हूं। तो मैं आज एक महत्वपूर्ण सवाल मोदी जी से ये पूछना चाहती हूं कि क्या मोदी सरकार और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकारें हैं, वो महंगाई को समस्या मानते हैं या नहीं मानते? अगली प्रेस वार्ता जब आप करें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, तो ये मेरी तरफ से सवाल जरूर पूछेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये महसूस करते हैं कि महंगाई एक समस्या है, और यदि महंगाई समस्या है तो क्या उसका समाधान होगा? क्योंकि मैं नहीं जानती कि देश में क्या तरक्की हो रही है, मुझे नहीं नजर आ रही है। चुनाव लड़ते वक्त बात होती है 80-20 की, चर्बी की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और चुनाव जीतने के बाद विकास की बात करने लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये तरक्की कहीं देश में हो रही है। चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, तरक्की, लोगों की जीवन में कोई तरक्की नहीं है। लेकिन हाँ, चीजों के दामों में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की जरूर हो रही है। तो मैं जानना चाहती हूं ये मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से कि किस तरह से महंगाई का नियंत्रण होगा। मैं जानना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी ये स्वर निकल कर आ रहे हैं कि ये फाइनेंशियल इनकॉम्पिटेंस है कि आप लगातार देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का भार लोगों की जेब पर डालते जाएं। जब गलत तरीके से जीएसटी लागू किया गया, जब गलत तरीके से नोटबंदी की गई, तो दुनिया के सबसे जाने माने अर्थशास्त्रियों में से एक, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जीडीपी 2% नीचे आके धड़ाम से गिरेगी। तब उनका मजाक बनाते हुए संसद पटल पे खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये रेनकोट पहनकर नहाते। अब कौन क्या पहनकर नहा रहा है, जब जीडीपी का आता पता नहीं, लोगों के रोजगार का आता पता नहीं, जब लोगों के जीवन में खुश है। शायद वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स है, वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स पूरी दुनिया का
करते हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमिक एजेंसीज जो है वो सर्वे करती हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट्स में जो ये बातें बता रही हैं, आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करिए। आप गूगल में भी टाइप करेंगे निकल के आ जाएगा, टाइप करिए वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स टाइप करिए। भाई साहब टाइप तो करिए, अरे करिए तो सही, मेरी बात मानिए, मेरी बात मानिए, आप मेरी बात मानिए, उसको सर्च करिए, वो रिपोर्ट में क्या लिखा है आपको पता चल जाएगा। एक आप बताइए। देखिए, मैं आज एक जनवादी मुद्दे पर बात करने के लिए आई हूँ। मैं तो शुरू से यही कह रही हूँ कि धार्मिक मुद्दों पर भटकाने का काम ही नहीं करना है। मैं तो कह रही हूँ कि रोजगार पर बात करिए, मैं कह रही हूँ विकास पर बात करिए, मैं कह रही हूँ महंगाई कम करने पर बात करिए, मैं कह रही हूँ कि गृहिणियों को ये बटुए में पैसा ले जाते हुए थैले भर सामान मिले, इस पर बात करिए। दूध घी शक्कर का दाम ना बढ़ता रहे, इस पर बात करिए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं पर पीएसयू बेच कर कैसे बनाएंगे, इस पर बात करिए। और मुझे लगता है एक बात मैं जरूर इसमें जोड़ूंगी कि कोई भी राजनीतिक दल उस हिंदू धर्म का जिसकी मैं भी अनुयायी हूं ठेकेदार कभी नहीं हो सकता। तो हमें कोई नहीं बताएगा कि हमें कौन सा त्योहार मनाना है, हमें कौन सा त्योहार नहीं मनाना है। हम सारे त्योहार मनाएंगे और हम ये बात लगातार बार बार कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और लगातार ये बात बोलेंगे कि आप धर्म के नाम पर धर्मांधता फैलाकर लोगों को लड़ाकर देश का विकास नहीं कर सकते। वो कांग्रेस पार्टी का एक मूलभूत नीति है जिसके ऊपर हम अडिग खड़े हुए। एक बार फिर से पूछिए। देखिए, महंगाई जो है वो भाई साहब डबल रफ्तार से काम कर सकते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी कम करें और अपने प्रदेश की सरकारों को बोलकर वैट भी कम करें। मैं तो ये कह रही हूँ कि देश में सबसे ज्यादा पैसा अगर कोई पेट्रोल और डीजल पे दे रहा है तो वो भोपाल की, मध्य प्रदेश की जनता है। तो क्यों नहीं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से कहा जाता कि ये रिलीफ दें। जब भी सवाल पूछा जाएगा कांग्रेस से तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब सबसे पहले 10 से 15 रुपए का वैट कम करने का काम पेट्रोल और डीजल पर अगर किसी ने किया तो ये कांग्रेस शासित 3 प्रदेशों ने किया था। उसकी देखा देखी में इक्का दुक्का भाजपा के प्रदेशों ने भी किया। लेकिन अगर मोदी जी की सच में मंशा है कि महंगाई को कम किया जाए, पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया जाए, तो पहले तो बढ़ाना ही रोक दें। भाई बढ़ा ही क्यों रहे हैं अगर आप कम करना चाहते हैं, जनता को रिलीफ देना चाहते हैं। और दूसरा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अगर हम 108 रुपए प्रति बैरल में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए और 3 रुपए रख सकते थे, तो ये $99 प्रति बैरल की कीमत पर उसको 18 रुपए तक क्यों लेकर जा रहे हैं। तो ये सवालों के जवाब तो मैं आपको दे चुकी हूँ। ये निर्दयी सरकार है, जनता की पीड़ा से इसका कोई लेना देना नहीं। मनोज जी, एक मिनट मनोज जी। नहीं, वर्ल्ड पॉवर्टी इंडेक्स अभी आया है, उसमें हमारा रैंक लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी जो लोग भूखमरी से पीड़ित हैं, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जाते जा रहे हैं, ये तमाम आंकड़े सेंट्रल मॉनिटरिंग एजेंसी जो CMI है उसने भी ये आंकड़ा सामने रखा है कि 97% लोगों की आय कम हो गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो आप देखिए ये इलेबोरेशन, तो मुझे लगता है ये कोई भी व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स पर ध्यान देता है उसको ये सारे आंकड़े पता है। ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक डोमेन में बहुत समय से है। और इसीलिए जब विश्व गुरु बनने की बात जो मोदी जी कहते हैं, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जब मोदी जी कहते हैं, तो वो ऐसे लोगों की पीठ पर नहीं बनाई जा सकती जिनको 2 वक्त की रोटी भी मुनासिब नहीं होती। 27 रुपए प्रतिदिन की आय अगर किसानों की है तो आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति खाएगा क्या, नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। घर में 800 सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाइयों पर टैक्स बढ़ा दिया मोदी जी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 1 अप्रैल से लगभग 800 जरूरी दवाइयों के मूल्यों में 11% की बढ़ोतरी कर दी। 11% की बढ़ोतरी, यानी कि आपके पैरासिटामोल, एजिथ्रोमाइसिन से लेके दिल की बीमारी,
कोविड-19 केयर, बीपी जैसी तमाम बीमारियों की दवाइयां महंगी कर दी गई, जिसके कारण अब इस साल 10,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा देश की जनता को देना पड़ेगा। बीमारी में भी आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। जब आप छुट्टी लेकर घर बैठते हैं, जब आपकी तनख्वाह कट जाती है, जब आप अपनी रोजी रोटी के मोहताज हो जाते हैं, तो आपको पैरासिटामोल जैसी दवाई भी लगभग दुगने दाम पर खरीदनी पड़ेगी। ये हाल मोदी जी ने बना दिया है। घर का सपना, मृग तृष्णा। तो अब घर को बनाने में, घर के बनाने के जो सामान हैं उनकी लागत में सबके पैसे मोदी जी ने बढ़ा दिए। अब घर बनाने के लिए भी आपको वो क्या कहते हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना पड़ेगा, तब आप घर बना पाएंगे। तो घर की कीमतें, घर बनाने की लागत में अप्रैल की शुरुआत से 15% की बढ़ोतरी हो चुकी है। स्टील, सीमेंट, ईंट, सैनिटरी फिटिंग, एल्युमिनियम, कॉपर, लकड़ी, सब कुछ महंगा। स्टील की कीमतों में 30% का इजाफा, सीमेंट में 22% का इजाफा, कॉपर में 40% का इजाफा, एल्युमिनियम में 44% का इजाफा, स्टील में 35% का इजाफा, और सीमेंट का बैग कोई भी कंपनी का हो 100 रुपया महंगा हो। तो अब बनवा लीजिए घर, कैसे बनाएंगे। होम लोन पर जो टैक्स डिडक्शन मिलता था, जो पहली बार घर खरीदते थे तो उसका जो हमें ब्याज देना पड़ता है, उसमें 1.5 लाख की रियायत मिलती थी, टैक्स कटौती का लाभ मिलता था, वो भी मना हो गया है। पीएफ, प्रोविडेंट फंड, यानी अपने ही पैसे को बैंक में जमा करने के लिए भी मोदी सरकार की जेब भरनी पड़ेगी। प्रोविडेंट फंड पर जो इंटरेस्ट मिलता था, ब्याज दर मिलती थी, वो 8.5% से कम करके मोदी जी पहले ही 8.1% कर चुके थे। अब रिटायरमेंट का पैसा सरकार की जेब में जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से प्रोविडेंट फंड के खाते में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप जमा करेंगे तो ब्याज पर भी टैक्स लिया जाएगा। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर जमा किया गया तो ब्याज पर भी टैक्स लगेगा। ये हाल हो गया है। इसी तरीके से कार खरीदना महंगा हो गया। अभी जो सबसे बड़े निर्माता हमारे देश में है, मारुति सुजुकी, वो 9 बार मूल्य बढ़ा चुकी है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।